लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको मिलेगी इतिहास विषय से संबंधित भरपूर सामग्री, जिससे आप फर्स्ट ग्रेड, नेक्स्ट जेआर, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी व अन्य इतिहास विषय की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। अतः आप ये अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नाथ पब्लिकेशन की बुक भारतीय इतिहास, जिसमें आधुनिक भारतीय इतिहास के अब तक हमारे 5 चैप्टर हो चुके हैं। आज हम छठा चैप्टर शुरू करने वाले हैं, 19वीं और 20वीं शताब्दी में समाज सुधार। 19वीं और 20वीं शताब्दी में समाज सुधार के इस 6 नंबर चैप्टर को आज की क्लास में पढ़ेंगे। और आज ही की क्लास में 7 नंबर चैप्टर, जो एक छोटा सा चैप्टर है, उसको भी इस क्लास के अंत में पढ़ लेंगे। वो है सिख समाज सुधार। सिख समाज में सुधार करते हैं शुरू। छठा चैप्टर, सती प्रथा। इस प्रथा को यह नाम देवी सती या दक्षायनी के नाम से मिला। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देवी सती ने अपने पिता दक्षा द्वारा अपने पति महादेव शिव के तिरस्कार से व्यथित होकर यज्ञ की अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। इस प्रथा में जीवित विधवा पत्नी को मृत पति की चिता या उसका कोई अवशेष पर जिंदा जला दिया जाता था। सती प्रथा का भारत में प्राचीनतम अभिलेख के साक्ष्य एरन अभिलेख 510 ईस्वी से मिलता है। गुप्त शासक भानुगुप्त के इस अभिलेख में उसके सेनापति गोपराज की स्त्री के सती होने का प्रमाण मिलता है। भारत में इस प्रथा पर प्रतिबंध कश्मीर के शासक सिकंदर ने 15वीं सदी में मुगल सम्राट अकबर ने पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने लगाया था। फ्रांसीसियों ने भी चंद्रनगर में इस पर रोक लगाई थी। ब्रिटिश गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो व लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इस प्रथा को रोकने का प्रयास किया, किंतु सफल नहीं रहे। राजाराम मोहन राय के प्रयासों से गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा निरोधक अधिनियम 17 द्वारा इस प्रथा को बंगाल में प्रतिबंधित कर दिया था। 1830 में इस नियम को बंबई व मद्रास में भी लागू कर दिया। राजस्थान में ब्रिटिश प्रभाव के फलस्वरूप सर्वप्रथम सती प्रथा को गैर कानूनी मुंडी नरेश विष्णु सिंह ने 1822 में घोषित किया था। राजस्थान में सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास सर्वप्रथम महाराजा स्वाई जयसिंह द्वितीय ने किया था। शिशु वध, यह क्रूर प्रथा विशेषकर बंगालियों व राजपूतों में प्रचलित थी, जिसमें बालिका शिशु को आर्थिक भार मानकर उसकी हत्या कर दी जाती थी। पंजाब के शासक दिलीप सिंह रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी ने कहा, उसने स्वयं अपने नेत्रों के सामने देखा कि उसकी बहनों को बोरी में कैद करके नदी में फेंक दिया गया था। ब्रिटिश गवर्नर जनरल जॉन शोर के समय 1795 में बंगाल में नियम 21 और वेलेस्ली के समय 1804 में नियम 3 के तहत क्रमशः कन्या हत्या एवं शिशु हत्या को साधारण हत्या के बराबर माना। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजपूताना में शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। लॉर्ड हॉर्डिंग 1844 से 48 ने संपूर्ण भारत में बालिका शिशु हत्या पर रोक लगाई थी। राजस्थान में सर्वप्रथम कन्यावध पर रोक कोटा में 1833 ईस्वी में महाराव राम सिंह द्वितीय के समय हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से लगाई गई। त्याग प्रथा 1841 ईस्वी में जोधपुर के मानसिंह ने सर्वप्रथम इस प्रथा पर रोक लगाई थी। राजपूत जाति में विवाह अवसर पर लड़की वालों से चारण भाट ढोलियों द्वारा मुंह मांगी दक्षिणा मांगी जाती थी। दक्षिणा मुंह मांगी देनी पड़ती थी। डाकन प्रथा 1853 में खेरवाड़ा उदयपुर में महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई। मेवाड़ भील कोर के कमांडेंट जे.सी. ब्रुक के प्रयासों से इस प्रथा पर रोक लगाई गई थी। मानव क्रय विक्रय पर कर
मानव व्यापार प्रथा को सर्वप्रथम कोटा राज्य के महाराव राम सिंह ने 1831 में गैर कानूनी घोषित कर दिया। जयपुर में इस प्रथा पर रोक 1847 में राम सिंह द्वितीय के समय लगाई गई थी। समाधि प्रथा 1844 ईस्वी में जयपुर में इस प्रथा पर रोक लगाई गई। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट लुडलो के प्रयास से जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय के समय 1844 में जयपुर राज्य ने समाधि प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। नर बलि प्रथा यह आदिवासियों में खोंड जाति में प्रचलित थी। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने इसे रोकने का प्रयास किया। इसके लिए कैंपबेल नामक अधिकारी की नियुक्ति 1844-45 ईस्वी में की गई, जिसने इस कुप्रथा को समाप्त किया था। दास प्रथा का अंत हड़प्पा सभ्यता में भी दास प्रथा को माना जाता था। ऋग्वेदिक काल में भी दास प्रथा थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख है। नारद ने 15 प्रकार सर्वाधिक व मनु ने 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। दास मुक्ति का विधान सर्वप्रथम नारद ने दिया। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए बंदगान विभाग का गठन किया। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में 1,80,000 दास थे। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा पर रोक लगाई। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दासों के व्यापार पर 22 जुलाई 1789 ईस्वी में प्रतिबंध लगा दिया था। 1833 के एक्ट में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। लॉर्ड एलनब्रो ने 1843 में एक्ट 5 द्वारा दासता को गैर कानूनी घोषित कर समाप्त कर दिया। राजस्थान में सर्वप्रथम बूंदी महाराव विष्णु सिंह व कोटा महाराव किशोर सिंह द्वितीय ने 1832 में दास प्रथा पर रोक लगाई थी। विधवा पुनर्विवाह ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 एक्ट 15 पारित हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय 25 जुलाई 1856 को पारित हुआ। इस कानून का प्रारूप लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया तथा लॉर्ड कैनिंग ने पास किया। इस अधिनियम के तहत पहला विधवा पुनर्विवाह 7 दिसंबर 1856 को विद्यासागर के करीबी दोस्त के बेटी श्री चंद्र विद्याधर भट्टाचार्य और लक्ष्मणी देवी की 10 वर्षीय बेटी कालीमती के बीच हुआ था। इस विवाह का आयोजन सामाजिक विरोध के कारण राजकृष्ण बंदोपाध्याय के निवास पर हुआ। पश्चिमी भारत में डी कर्वे और मद्रास में वीरे सालिंगम पुतलू ने इसके लिए विशेष प्रयास किए। पश्चिम बंगाल वर्धमान के राजा मेहताब चंद तथा नादिया के राजा श्रीचंद्र ने भी सरकार को याचिकाएं भेजी। डी के कर्वे ने तो स्वयं एक विधवा ब्राह्मणी से विवाह किया था। 1893 में डी के कर्वे ने 1916 में पूना में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय के रूप में श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकर से महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर इस विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर, आर.पी. प्राज्य प्रथम वाइस चांसलर बने। 1893 में विधवा विवाह संघ की स्थापना की गई। 1896 ईस्वी में पुणे में विधवा आश्रम के सचिव थे। गुजरात में करसोनदास मलजी ने 1852 ईस्वी में विधवा विवाह के समर्थन में गुजराती भाषा में सत्यप्रकाश नामक पत्रिका निकाली। विधवा पुनर्विवाह समाज 1850 में महाराष्ट्र में विष्णु शास्त्री पंडित द्वारा स्थापित किया गया। विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना 1866 में विष्णु शास्त्री पंडित ने की थी। राजस्थान में सर्वप्रथम जयपुर महाराजा स्वाई जयसिंह द्वितीय ने सर्वप्रथम विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया व नियम बनाए। भरतपुर राज्य ने पहल करके 1926 में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया। बाल विवाह इसको रोकने के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। 1860 ईस्वी में लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु 10 वर्ष कर दी गई। 1872 का नेटिव या सिविल मैरिज एक्ट अधिनियम 3 के द्वारा यह कानून केशव चंद्र सेन के प्रयासों से लाया गया। इसमें वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे।
इसके द्वारा अंतरजातीय विवाह व विधवा को मान्यता दी गई। ब्रह्म मैरिजेज एक्ट भी कहा जाता है। इसके तहत बॉयज के लिए विवाह की आयु 18 वर्ष, गर्ल्स के लिए 14 वर्ष निश्चित की। बहुपत्नी प्रथा को अवैध घोषित किया, परंतु यह नियम हिंदू, मुस्लिम तथा अन्य मान्यता प्राप्त धर्मावलंबियों पर लागू नहीं होता था। राजपूत हितकारिणी सभा के निर्णयानुसार जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के समय उनके प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ने सन 1885 में बाल विवाह को अवैध घोषित किया। सम्मति आयु अधिनियम एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 ईस्वी अधिनियम 10 लेंस डाउन के समय यह अधिनियम पारित हुआ। बी एम बालाबरी मालाबारी व एस एस बंगाली के प्रयासों से आंदे सकोबल ने यह विधेयक प्रस्तुत किया था। 1890 में फूलमनी की घटना, 19 वर्षीय लड़की उसके पति द्वारा हत्या जबरन संभोग की वजह से। बाल विवाह और जबरन वैधव्य के संबंध में बहरामजी मालाबरी के एक नोट ने बाल विवाह के प्रतिबंध के प्रश्न पर एक देशव्यापी बहस को जन्म दिया। हुआ यूं कि 1884 से 88 के दौरान चले एक अदालती मुकदमे में 22 वर्षीय रुक्माबाई और को उसके पति दादाजी द्वारा बंबई हाई कोर्ट में इसलिए घसीट लिया गया कि उसने बचपन में विवाह होने के बाद 11 वर्ष तक अलग रहने के कारण पति के सहवास अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। रुक्माबाई यह मुकदमा हार गई और उसे कैद से बचने के लिए एक समझौते के तहत काफी पैसे देने पड़े। इसमें विवाह की आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई थी। तिलक ने इस अधिनियम को भारतीय सामाजिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप मानकर इसका विरोध किया। तिलक ने कहा कि समाज द्वारा समाज सुधार स्वयं लागू करने चाहिए, न कि सरकारी हस्तक्षेप से। शारदा अधिनियम बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम। शारदा अधिनियम 28 सितंबर 1929 को पारित हुआ। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। यह अधिनियम अजमेर निवासी डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयासों से पारित हुआ। इसके तहत लड़के की उम्र विवाह की उम्र 18 वर्ष तथा लड़की की 14 वर्ष निश्चित की गई। यह कानून केंद्रीय व्यवस्थापिका द्वारा सितंबर 1929 में पारित होने के बाद 1 अप्रैल 1930 से प्रभावी हुआ। स्त्री शिक्षा। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने स्त्री शिक्षा के प्रचार के लिए बंगाल में 35 विद्यालयों की स्थापना की। स्त्री शिक्षा के लिए ईसाई मिशनरियों ने 1819 में कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना की। जे.ई.डी. बेथुन ने 1849 में कलकत्ता में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। ईश्वरचंद्र विद्यासागर इस स्कूल के सचिव रहे। 1854 ईस्वी में वुड डिस्पेज में सर्वप्रथम स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया। लेडी डफरिन अस्पताल 1889 में इस अस्पताल की स्थापना की गई। प्रसव की आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया। डी के कर्वे द्वारा जापानी महिला विश्वविद्यालय के मॉडल पर प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय के रूप में 1916 में पूना में श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। आर सी भंडारकर इसके प्रथम कुलपति थे। 1917 में मार्गरेट कंजिस ने अडियार मद्रास में एनी बेसेंट की अध्यक्षता में वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। 1918 में मार्गरेट कंजिस और डोरोथी जिन राजा दास के संपादन में स्त्री धर्म नामक पत्रिका प्रारंभ की। अखिल भारतीय महिला संघ ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस जिसकी स्थापना 1927 में हुई। संस्थापक मार्गरेट कंजिस द्वारा इसकी दिल्ली में स्थापना की गई। पंडिता रमाबाई ने 1889 में शारदा सदन की स्थापना की विधवा महिलाओं की शिक्षा के लिए। 1881 में आर्य महिला समाज की स्थापना की। रमाबाई रानाडे ने पुना सेवा सदन 1909 में स्थापना की महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण हेतु विधवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। सेवा सदन सोसाइटी
1908 में महाराष्ट्र में इसकी स्थापना बी.एम. मालाबरी और दयाराम गिडुमल के द्वारा की गई थी। 17 फरवरी 1916 को दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। मुंबई में एल्फिंस्टन कॉलेज की स्थापना 1856 ईस्वी में हुई। 1854 ईस्वी के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास व बम्बई की स्थापना 1857 ईस्वी में की गई। पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना 1882 में तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में की गई थी। अमृतसर में खालसा कॉलेज की स्थापना 1892 ईस्वी में हुई थी। ईश्वरचंद्र विद्यासागर 1820 से 1891 ईस्वी। ईश्वरचंद्र विद्यासागर एक महान मानवतावादी थे। उनके शरीर पर शायद ही कभी गर्म कोट रहा हो, क्योंकि सड़क पर उन्हें जो भी नंगा घूमता हुआ मिलता वो उसी को दे देते थे। फोर्ट विलियम कॉलेज के मुख्य पंडित नियुक्त हुए। इसी समय विद्यासागर की उपाधि दी गई। लोकमत ने दानवीर सागर कहा। अपने खर्चे पर मेट्रोपॉलिटन कॉलेज कलकत्ता की स्थापना की। बैथुन स्कूल 1849 के सचिव रहे। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 एक्ट 15 विधवा विवाह को कानूनी वैधता प्रदान करने वाला 1856 के नियम 15 के तहत गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय 25 जुलाई 1856 को पारित हुआ। अपने पुत्र का विवाह विधवा से किया। सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किया। वेताल पंचविंशति नामक गद्य की रचना की। इनकी मृत्यु पर रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि यहाँ आश्चर्य करने वाली बात है कि भगवान ने 4 करोड़ बंगाली बनाए, लेकिन इंसान एक ही बनाया। कथन ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी तो इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। इन्होंने संस्कृत के लिए नई तकनीक के साथ एक बांग्ला वर्णमाला का भी विकास किया। बहुविवाह और भ्रांति विलास पुस्तकें लिखी। निम्न जातीय आंदोलन। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में बंबई में पूना में ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई। ज्योतिबा गोविंदराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी में खानवाड़ी पुणे में महाराष्ट्र में हुआ तथा इनकी मृत्यु 28 नवंबर 1890 ईस्वी में हुई थी। 1848 में स्त्रियों की शिक्षा के लिए पुणे में विद्यालय की स्थापना की। अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को स्वयं ने पढ़ाया। 1888 में बंबई में एक सभा में इनको महात्मा की उपाधि दी गई। 1876 में पुणे नगर पालिका के सदस्य बने। 1848 में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जो देश का पहला कन्या विद्यालय था। यह विद्यालय पुणे में खोला गया था, जो भारत में अछूतों के लिए प्रथम पाठशाला माना जाता है। इनके प्रेरणा स्रोत कबीर, नानक, शिवाजी, जॉर्ज वॉशिंगटन, वासुदेव बलवंत फड़के से प्रेरित थे। थॉमस पेन की पुस्तक राइट्स ऑफ मैन से भी प्रेरित थे। सत्यशोधक समाज के उद्देश्य। सत्यशोधक समाज के क्या उद्देश्य थे? 23 सितंबर 1873 को फुले ने पुणे में सत्यशोधक समाज नामक संगठन की स्थापना की, जिसका लक्ष्य वंचक ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी शास्त्रों से निम्न जातियों की रक्षा करना था। इस संगठन का पहला अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष ज्योतिबा फुले तथा मंत्री नारायणराव गोविंदराव कडलक को बनाया गया। स्त्रियों एवं निम्न जातियों के लोगों को शिक्षा का प्रसार करना। ज्योतिबा फुले का आंदोलन ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था। इन्होंने ब्राह्मणों के प्रतीक चिन्ह राम के स्थान पर राजा बलि को अपने आंदोलन का प्रतीक चिन्ह बनाया। इन्होंने जाति प्रथा के पूर्ण उन्मूलन का समर्थन किया व समानता पर आधारित समाज के निर्माण की बात की। छुआछूत को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा कलंक मानते थे। इन्होंने संस्कृत भाषा पर ब्राह्मणों के प्रभुत्व का विरोध किया। पुरोहित वर्ग को समाज का शोषक कहा। 1881 में तिलक ने केसरी और गोगोड़ा अगस्कर ने मराठा नामक समाचार पत्रों का संपादन किया।
इन समाचार पत्रों में पूना के राव बहादुर महादेव वासुदेव बर्वे व सरकार की आलोचना किए जाने के कारण दोनों संपादकों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया। इस समय ज्योतिबा ने सत्यशोधक समाज के एक सदस्य रामचंद्र सेठ के द्वारा उनकी जमानत करवाई। फूले ने पूरा सार्वजनिक सभा तथा कांग्रेस दोनों की आलोचना की क्योंकि इन संगठनों ने कमजोर वर्ग के लोगों की अनदेखी की थी। फूले ने शिवाजी को शूद्र राजा के रूप में चित्रित किया है। इनकी रचनाएं, पहली प्रमुख रचना इनकी है गुलामगिरी। 1873 में इसके द्वारा ब्राह्मणों के प्रभुत्व को चुनौती दी गई थी। गुलामगिरी ग्रंथ 1873 ईस्वी में मराठी में प्रकाशित हुआ था। उसमें यूरोपियन देशों में काले लोगों की गुलामी का प्रश्न भयंकर स्वरूप में था और काले लोगों की गुलामी के विरोध में संघर्ष भी जोरों पर था। जिस प्रकार यूरोपियन देशों ने काले वर्ण के लोगों को गुलाम बनाकर रखने की प्रथा किस स्वरूप में की थी, इस बात को ज्योतिबा फूले ने अपने इस गुलामगिरी ग्रंथ में स्पष्ट रूप में रखा है। इस पुस्तक में संयुक्त राज्य अमेरिका के गुलामी प्रथा के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है तथा उन्हीं को यह पुस्तक समर्पित की है। दूसरी है धर्म तृतीय रत्न, पुराणों का भांडाफोड़। प्रथम पुस्तक 1855 में प्रकाशित हुई। सार्वजनिक सत्य धर्म अंतिम पुस्तक मरने के बाद प्रकाशित 1891 ईस्वी में हुई। इसके अलावा इशारा, शिवाजी की जीवनी, चेतावनी चेतावनी इसके अलावा सत्य धर्म और गाथा गीत इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सत्यशोधक समाज के मुखपत्र का नाम दीन बंधु या दीन मित्र था। यह समाचार 1 जनवरी 1877 को पुणे से निकाला था। ज्योतिबा फूले बुद्ध व कबीर के विचारों से प्रेरित थे। ज्योतिबा फूले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंदराव पाटिल एवं शंकरराव जाधव ने कांग्रेस व ब्राह्मण विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की। कोल्हापुर के महाराज का भी संरक्षण प्राप्त था। 1884 में ज्योतिबा फूले ने दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना की। डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन सोसाइटी 1906 में स्थापित बी.आर. सिंधे द्वारा बंबई में स्थापित की गई, जिसका उद्देश्य था दलित जातियों में अपने अधिकारों के लिए जागृति पैदा करना। इस सोसाइटी का प्रथम अध्यक्ष एन.जी. चंद्रावरकर थे। इसके प्रयासों से ही 1918 में प्रथम अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी घोषणा पत्र जारी किया गया था। 1917 में एनी बेसेंट की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में अस्पृश्यता के संबंध में प्रस्ताव स्वीकृत कर अस्पृश्यों पर होने वाले जुल्मों को बंद करने का आह्वान किया गया। अर विपुरम आंदोलन या एजवा आंदोलन 1888 में केरल में धार्मिक सुधार आंदोलन श्री नारायण गुरु द्वारा प्रारंभ किया गया। ये एजवा जाति के थे। नारायण गुरु ने अवईपुरम में 1888 में एक शिव मंदिर की स्थापना की और इस मान्यता को ठुकरा दिया कि केवल एक ब्राह्मण ही पुजारी हो सकता है। नारायण गुरु ने कहा कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर है। इनके शिष्य साधारण अय्यप्पन ने कहा कि मानव मात्र के लिए कोई धर्म, कोई जाति और कोई ईश्वर नहीं है। 1920 में त्रिशूर में कारामुख मंदिर स्थापित किया। मंदिर में किसी देवता की प्रतिमा नहीं, बल्कि एक दीपक स्थापित किया। संदेश सत और प्रकाश ही प्रकाश। 1922 में मुकुम पूजा में स्थापित मंदिर में प्रतिमा की जगह सत्य, धर्म, प्रेम, दया लिखवाया। 1924 ईस्वी में स्थापित कलवन कोड मंदिर में गर्भगृह में एक दर्पण लगवाया। सामाजिक प्रगति के लिए नारायण गुरु ने 3 उपाय सुझाए: संगठन, शिक्षा और औद्योगिक। नारायण गुरु ने 1903 ईस्वी में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम नामक संस्था की स्थापना की। अन्य संस्थापक डॉक्टर पल्लू प्रथम एजवा स्नातक, मलयालमी कवि कुमार आसान, शारदा मठ। 1912 में केरल में शिवगिरी गांव में सरस्वती देवी का मंदिर है, नारायण गुरु के द्वारा बनवाया गया।
जस्टिस पार्टी आंदोलन नवंबर 1916 में श्री पी त्यागराज, एन सी मुदालियर तथा डॉक्टर टी एम नैयर ने प्रथम इतर ब्राह्मण संस्था गठित की, जिसका नाम था दक्षिणी भारतीय उदारवादी संघ, जिसे कालांतर में प्राय 1917 में न्याय दल कहने लगे अथवा जस्टिस पार्टी कहा गया। ईवी रामास्वामी नायकर ने 1920 के दशक में अपने आत्मसम्मान आंदोलन द्वारा जस्टिस पार्टी का एक जुझारू एवं ब्राह्मण विरोधी लोकप्रिय विकल्प प्रदान किया। 1937 में रामास्वामी नायकर 1879 से 1973 इसके अध्यक्ष चुने गए। नायकर को पेरियार महान आत्मा कहा गया। इन्होंने अस्पृश्यता के विरुद्ध अभियान चलाया। यह पूर्णतः ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था। हिंदू धर्म का आलोचना की। मनु को विद्यान मनु की विद्यान को अमानुषी, पुराणों को परियों की कथाई की संज्ञा दी। हिंदू देवी देवताओं की खिल्ली उड़ाई और यह कहा कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनका सुधार नहीं हो सकता, उनका केवल अंत ही करना होता है। नायकर को उनके अनुयायी तंते पिता भी कहते थे। नायकर ने होटलों के नाम पट्टे पर जातिवादक शब्दों को तारकोल से मिटाने का प्रयास किया। ब्राह्मणों के यज्ञोपवीत को तोड़ा, देवी देवताओं की मूर्तियों को चंपलों से पीटा और तोड़ दिया। इस आंदोलन के दौरान जस्टिस नामक समाचार पत्र निकाला। नायकर ने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। नायकर ने कोड़ी अरासू नामक समाचार पत्र निकाला 1925 ईस्वी में। ईवी रामास्वामी नायकर ने के अनुयायी सी एन अनादुरई ने कांचीपुरम में तंतुवाया जाति के थे। सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व वाली मद्रास की प्रांतीय कांग्रेस सरकार ने 1937 में स्कूलों में हिंदी को एक अनिवार्य विषय बनाने का प्रस्ताव रखा। हिंदी को तमिल भाषा को नष्ट करने की चाल मानते हुए इसके खिलाफ तीव्र प्रदर्शन हुआ। इस राजनीतिक अभियान में एक अलग द्रविड़ राज्य की मांग का रूप धारण कर लिया। 1944 में न्याय दल का नाम बदलकर द्रविड़ कंगनम द्रविड़ संघ रख दिया गया। बाद में 1949 ईस्वी में इस दल का विभाजन हो जाने पर अन्नादुरई ने अपने दल का नाम द्रविड़ मुनेत्र कड़ंगम रखा। आत्मसम्मान आंदोलन दक्षिणी भारत में 1925 में ईवी रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार एवं बलिजा नायडू ने स्वसम्मान या आत्मसम्मान आंदोलन को प्रारंभ किया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध करते हुए दलितों को अधिकार एवं प्रतिनिधित्व दिलाना था। इन्होंने पुरोहितों की अनिवार्यता को अनावश्यक बताकर उसका बहिष्कार किया था। मनुस्मृति को जलाया तथा तमिल भाषा में सच्ची रामायण की रचना की। साहूजी महाराज कोल्हापुर महाराष्ट्र के शासक ने 1920 में दलितों के उत्थान के लिए अनेक कदम उठाए। ब्राह्मणों के पुरोहित कर्मों के लिए गैर ब्राह्मणों को प्रशिक्षित करना, राजकीय पदों के लिए दलितों को 50% आरक्षण प्रदान करना, दलित शिक्षा के लिए दलित विद्यालय की स्थापना एवं दलितों में जागृति लाने हेतु दलित आंदोलनों को प्रेरित करना जैसे कदम उठाए गए। साहूजी ने 1917 ईस्वी में बलूतदारी प्रथा अछूत को थोड़ी सी जमीन देकर उससे व उसके परिवार से पूरे गांव के लिए मुफ्त सेवा ले ली जाती थी को समाप्त कर दिया। 1918 में भूमि सुधार लागू कर महारों को भूस्वामी बनने का हक दिलवाया। वायकोम सत्याग्रह यह 1924-25 में कि केरल में मंदिर में निम्न जाति के प्रवेश को लेकर चलाया गया। स्वर्ण जाति के लोग एझवा और पुलेया जैसी निम्न जाति के लोगों को मंदिरों में प्रवेश देने का विरोध कर रहे थे। इसका आरंभ केपी केशव मेनन के द्वारा किया गया। इस आंदोलन में नारायण गुरु, टी के माधवन, एन कुमारन जैसे नेताओं ने भाग लिया। के केलपन वायकोम त्रावणकोर रियासत से ही संबंधित थे। मार्च 1925 में गांधी जी की मध्यस्थता से त्रावणकोर की महारानी से मंदिर में प्रवेश के बारे में आंदोलनकारियों से समझौता हो गया। 30 मार्च 1930 को सवर्णों व अवर्णों का एक जुलूस छुआछूत कानून की अवहेलना करते हुए मंदिर पहुंच गया।
सवर्णों के संगठन जैसे नायर सर्विस सोसाइटी, नायर सेवा संस्था, नायर समाजम व केरल हिंदू सभा ने सत्याग्रह का समर्थन किया। नमूद्रो सर्वोच्च ब्राह्मण जाति के सबसे बड़े संगठन योगक्षेम सभा ने भी एक प्रस्ताव पास कर मंदिरों में अवर्णों के प्रवेश का समर्थन किया। नायर आंदोलन, यह आंदोलन रमन पिल्लई ने त्रावणकोर केरल में चलाया। त्रावणकोर और मालाबार के कुछ समुदायों में संबंध और मातृसत्ता जैसी प्रथाएं चलती थी, जिसमें कभी कभार एक या एक से अधिक नायर स्त्रियों से उनके घर जाकर संबंध बनाए जाते थे। रामन पिल्लई ने मार्तंड वर्मा की रचना की। वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई। श्री धरलू नायडू ने 1871 में इसे पुनः संगठित करते हुए इसका नाम ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया रखा। राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1878 में वीरेशलिंगम पुंतलू को दिया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य विधवा विवाह को बढ़ाना था। राधा स्वामी पंथ की स्थापना 1861 में शिवदयाल साहेब के द्वारा आगरा में की गई। पारसी समाज में सुधार के लिए 1851 में रहनुमाई मजदायसान सभा की स्थापना नौरोजी फरनोजी, दादा भाई नौरोजी, आर के कामा व एस ए बंगाली ने की थी। देव समाज की स्थापना शिवनारायण अग्निहोत्री के द्वारा संयुक्त प्रांत में की गई। देव समाज का प्रधान प्रधान केंद्र लाहौर था और इस समाज के सदस्य ईश्वर को नहीं मानते थे। महिला संगठनों की स्थापना, पंडिता रमाबाई प्राचीन शास्त्रों में पारंगत एवं एक ब्राह्मण कन्या थी। इन्होंने परंपरागत अनुलोम विवाह का उल्लंघन कर विपिन बिहारी मेधावी नामक एक शूद्र वकील से विवाह किया, किंतु 19 माह के बाद ही हैजे के कारण विपिन बिहारी की मृत्यु हो गई। 1883 में रमाबाई ने अपनी छोटी बेटी मनोरमा के साथ ईसाई धर्म स्वीकार करते हुए दावा किया कि सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदू धर्म महिला विरोधी है। इनके द्वारा 1887 में विधवा विवाह पर लिखी गई पुस्तक द हाई कास्ट हिंदू वुमेन काफी चर्चित रही। पंडिता रमाबाई ने पूना में 1882 में आर्य महिला समाज की स्थापना की। द हाई कास्ट हिंदू वुमेन पंडिता रमाबाई की प्रसिद्ध रचना है। 1889 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में सर्वप्रथम 10 महिलाओं ने भाग लिया। बस 10 महिलाओं ने भाग लिया था, उसमें पंडिता रमाबाई भी शामिल थी। पंडिता रमाबाई ने मुक्त सदन की भी स्थापना की। पंडिता रमाबाई ने विधवा महिलाओं की शिक्षा के लिए 1889 में शारदा सदन की स्थापना की। 1910 में सरला देवी द्वारा इलाहाबाद में प्रथम अखिल भारतीय महिला संगठन भारतीय स्त्री महामंडल की स्थापना की। मद्रास विमेन इंडियन एसोसिएशन, इस संगठन की स्थापना 1914 में हुई थी। 1917 में मार्गरेट कॉलिंस ने अडियार, मद्रास में एनी बेसेंट की अध्यक्षता में वुमेन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई। इस संगठन के द्वारा स्त्री धर्म नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था। नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया, इस संगठन की स्थापना 1925 में हुई। यह संगठन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन से संबंधित रहे। महिलाओं में शिक्षा प्रसार को व्यावसायिक प्रशिक्षण के उद्देश्य से 1927 में ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की प्रथम सचिव कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। इस संगठन के द्वारा रोशनी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था। 1928 में राष्ट्रीय महिला संघ की स्थापना की गई। लतिका घोष ने सुभाष चंद्र की सलाह पर 1928 में चटगांव में महिला राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। यह प्रथम संगठन था जिसमें महिलाओं को राजनीतिक कार्यकर्ताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। 1929 में अबू जमल ने वुमेन्स स्वदेशी लीग की स्थापना की। रमाबाई रानाडे ने 1904 में बॉम्बे में मूल संगठन राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के तहत महिलाओं के सामाजिक सम्मेलन भारतीय महिला परिषद की स्थापना की। पूना सेवा सदन की स्थापना 1909 ईस्वी में रमाबाई रानाडे
और जी के देवधर ने की, जिसका उद्देश्य महिलाओं एवं बच्चों का कल्याण एवं विधवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। 1882 में ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में इन्होंने ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक व्यवस्था की कटु आलोचना की थी। रस सुंदरी देवी की आत्मकथा आमार जीवन बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकथा थी। तो ये थे 19वीं और 20वीं शताब्दी में प्रमुख समाज सुधार। इसके पश्चात अगला चैप्टर सिख सुधार आंदोलन के बारे में भी इसी क्लास में हम पढ़ते हैं। 7वां नंबर चैप्टर है सिख सुधार आंदोलन। सिख धर्म संसार का सबसे नवीनतम धर्म है। नामधारी आंदोलन 1875 में राम सिंह के द्वारा शुरू किया गया। सिखों के नामधारी संप्रदाय के लोग कुका भी कहलाते हैं। यह कुका आंदोलन की एक शाखा थी। सिख धर्म में सुधार एवं उसकी शुद्धता को बनाए रखने के लिए कुका आंदोलन की स्थापना 1840 ईस्वी में की गई। कुका आंदोलन की स्थापना जवाहरमल तथा उनके शिष्य बालक सिंह के द्वारा की गई। राम सिंह ने 1857 में नामधारी आंदोलन की स्थापना की। नामधारी आंदोलन ने कुका आंदोलन को काफी लोकप्रिय बनाया था। ये मूर्ति वृक्ष एवं दरगाह की पूजा तथा गौ-मांस भक्षण के विरोधी और महिलाओं की समानता एवं पुनर्विवाह के समर्थक थे। इस आंदोलन के अनुयायी श्वेत पगड़ी एवं श्वेत वस्त्र धारण करते थे। मालेर कोटला का खूनी कांड 15 जनवरी 1872 ईस्वी को हीरा सिंह व लहणा सिंह के नेतृत्व में हुआ था। नामधारियों ने मालेर कोटला पर आक्रमण किया। इसमें 10 सिख लड़ते हुए मारे गए। 65 सिखों को तोप से उड़ा दिया गया। एक सिख 12 वर्षीय बिशन सिंह का सर धड़ से अलग कर दिया। 4 सिखों को काले पानी की सजा दी गई। राम सिंह को कैद कर रंगों ने निर्वासित कर दिया, जहां 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। नामधारियों ने अपने गुरुद्वारे होते हैं। नामधारियों के अपने गुरुद्वारे होते हैं और वे अपने संप्रदाय से बाहर विवाह नहीं करते। राम सिंह के बाद हरि सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व किया। अंग्रेजों ने उसको 21 साल तक गांव में नजरबंद रखा। 1906 में इसकी मृत्यु के बाद प्रताप सिंह उत्तराधिकारी बने। 1920 ईस्वी में संगठन में ने सतयुग नामक अखबार निकाला। 1922 में दैनिक समाचार कुका शुरू किया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन का समर्थन किया। निरकारी आंदोलन की स्थापना बाबा दयाल दास के द्वारा 1783 से 1855 के मध्य इनका जीवन काल है। बाबा दयाल दास ने निरकारी आंदोलन की स्थापना की। उद्देश्य था सिख धर्म में प्रचलित हिंदू रीति रिवाजों एवं कुरीतियों को दूर करना। सिंह सभा 1873 ईस्वी में अमृतसर में सिंह सभा की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष ठाकुर सिंह संधावालिया थे और सचिव जो ज्ञानी ज्ञान सिंह। सिंह सभा आंदोलन को संगठित करने का श्रेय सर अतर सिंह और भाई तेजा सिंह को जाता है। सिंह सभा के दो उद्देश्य हैं। सिंह सभा आंदोलन के दो उद्देश्य, पहला कि सिखों को पाश्चात्य शिक्षा उपलब्ध करवाना। इसके लिए पूरे पंजाब में खालसा स्कूलों की स्थापना की गई। सिख धर्म के हितों की क्षति पहुंचाने वाले ईसाई मिशनरियों एवं हिंदू रूढ़िवादियों से रक्षा करना। सिंह सभा ने दसम ग्रंथ के संपादन का बीड़ा उठाया और इस कार्य हेतु गुरमुत ग्रंथ पंचारक सभा की स्थापना हुई। 1897 ईस्वी में लाहौर में सिंह सभा की स्थापना की गई। 1880 में अमृतसर में सिंह सभाओं के सर्वोच्च संगठन के रूप में खालसा दीवान की स्थापना की गई। गुरुद्वारा सुधार आंदोलन, इसका मुख्य उद्देश्य गुरुद्वारे को भ्रष्ट महंतों के चुंगल से मुक्त कराना था। महाराजा रणजीत सिंह एवं अन्य धार्मिक सिखों ने 18वीं-19वीं सदी में इन गुरुद्वारों को लगान मुक्त जमीन जमीन व पैसे खूब दिए थे। गुरुद्वारों के महंत गुरुद्वारों के चढ़ावे व अन्य संपत्ति को अपनी निजी मिलिकियत मानने लगे व विलासिता का जीवन जीने लगे। 29 मार्च 1849
ईस्वी में पंजाब पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ब्रिटिश सरकार ने महंतों को पूरा समर्थन दिया ताकि सिखों को राष्ट्रीय आंदोलन से दूर किया जा सके। दो घटनाएं जिससे सिख सुधारवादी व राष्ट्रवादी आंदोलनकारी महंतों के विरुद्ध हो गए। जिसमें जब स्वर्ण मंदिर के ग्रंथों ने कदर आंदोलनकारियों के खिलाफ हुक्मनामा जारी किया तो उन्हें विधर्मी घोषित किया। जब जलियांवाला बाग के हत्यारे जनरल डायर को सरोपा भेंट किया तो उसे सिख घोषित किया। 1920 ईस्वी में आंदोलन तेज हो गया। आंदोलनकारियों की मांग थी कि गुरुद्वारों का प्रबंध स्थानीय भक्तों को सौंपा जाए। 1920 ईस्वी में ही सरकारी प्रबंधन ने स्वर्ण मंदिर के प्रबंधन से इस्तीफा दे दिया व स्वर्ण मंदिर का प्रबंध सुधारवादियों के हाथों में आ गया। नवंबर 1920 में सुधारवादियों ने एक समिति, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध समिति की स्थापना की। इसी समय अन्य मांगों के लिए क्रमबद्ध आंदोलन चलाने के लिए दिसंबर 1920 में एक केंद्रीय संगठन शिरोमणि अकाली दल का गठन किया गया। इस आंदोलन के सभी नेता असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे, इसलिए इसने अहिंसा का सिद्धांत अपनाया। फरवरी 1921 में ननकाना साहब के गुरुद्वारे में गुरुद्वारा प्रमुख महंत नारायण दास ने 130 निहत्थे जत्थेदारों की हत्या करवा दी। इसे ननकाना दुर्घटना के नाम से जाना जाता है। ननकाना गुरुद्वारे का महंत नारायण दास गुरुद्वारे पर अपना खत्म करने को तैयार नहीं था। जब अकालियों के जत्थे ने गुरुद्वारे में प्रवेश किया तो उन पर हमला करा दिया गया, जिसमें लगभग 100 अकाली मारे गए। फिर भी अकालियों ने इस गुरुद्वारे पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। महात्मा गांधी और मौलाना शौकत अली, लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने ननकाना का दौरा किया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध समिति ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया था। 1921 ईस्वी में तोसा खाने की चाबी को लेकर सरकार व अकालियों से विवाद हुआ, जिसमें अकालियों ने आंदोलन तेज कर दिया। बाबा खड़क सिंह व मास्टर तारा सिंह भी इसमें शामिल हो गए। सरकार ने एक बार फिर सिखों से समझौता कर लिया व तोसा खाने की चाबियां खड़क सिंह को सौंप दी थी। इस समय शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध समिति के अध्यक्ष थे। इस सफलता पर गांधी जी ने बाबा खड़क सिंह को लिखा कि हिंदुस्तान की आजादी की पहली लड़ाई जीत ली गई है, बधाई। इस आंदोलन का चरमोत्कर्ष गुरु का बाग संघर्ष था। 1921 ईस्वी में रस गुरुद्वारे के महंत ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध समिति को सौंप दिया, पर इसके पास की जमीन अपने पास रखी। इस जमीन से पेड़ काटने पर संघर्ष शुरू हुआ। ब्रिटिश सरकार ने महंत का पक्ष लेकर अकालियों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया। सी.एफ. एंड्रयूज ने सत्ता के इस कृत्य को अमानवीय, वहशी, कायरतापूर्ण, अंग्रेजों के लिए अत्यंत शर्मनाक और ब्रिटेन की नैतिक पराजय की संज्ञा दी। 1922 में सिख गुरुद्वारा एक्ट पारित किया गया, जिसे 1925 ईस्वी में संशोधित किया गया। इसके द्वारा गुरुद्वारे का प्रबंध शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति को सौंप दिया गया था। तो यह था प्रमुख सिख आंदोलन। और इसके साथ ही 19वीं और 20वीं शताब्दी में समाज सुधार के बारे में हमने पढ़ा। कल की क्लास में अब हम पढ़ेंगे ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास, 8वां चैप्टर, और इसके साथ ही ब्रिटिश काल में प्रेस का विकास, 9वां चैप्टर। कल की क्लास में भी हम 2 चैप्टर करेंगे, ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास और प्रेस का विकास, 8वां और 9वां चैप्टर। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।